Hello guys, in this video I am going to teach you about the basic concepts of gravitation, buoyancy, Archimedes principle, relative density and etc. This video completely deals with all the numerical problems and not with the theory part. Okay, I hope you understand the theory previously with your school teachers or any other teacher. I am here to teach you only the concepts and the numericals. Okay, let us start with the basic formula of the gravitation, that is force is equals to G m over d square. This formula was given by the famous scientist Newton. Okay, so what is F? F here is the force. What is G? It is universal gravitational constant. Gravitational constant. Why I am calling this as universal gravitational constant? It is universal gravitational constant as it is constant all over the universe. ये अर्थ पर भी जो G की वैल्यू निकली है वो अर्थ पर भी सेम है, वो मून पर भी सेम है, वो हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें भी सेम है, जो नियर बाय गैलेक्सी के आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ उसमें भी सेम है. तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है हमारा, इसलिए हम इसको इसका नाम ही इसलिए यूनिवर्सल कांस्टेंट ही रख दिया है. हमारा इसमें कैपिटल एम है, मास ऑफ पेरेंट बॉडी. Mass of parent body. Capital M is the mass of parent body. Why I am calling this as a parent body? Because it is the major mass. जिसके हम रिस्पेक्ट में जिसका मास ज्यादा होगा, दो बॉडीज के बीच में ये फोर्स लगती है. अब एक बॉडी का वेट थोड़ा कम होगा, एक का थोड़ा ज्यादा होगा, तो जो बेसिकली हमारी बॉडी है जिसको हम कंसीडर करके चल रहे हैं वो हमारी पेरेंट बॉडी कहलाती है. स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन एंड कैपिटल M इज द मास ऑफ द पेरेंट बॉडी. अर्थ को अगर मैं पेरेंट बॉडी ले लेता हूँ और अपना मास मैं स्मॉल m से डिनोट करता हूँ, हमारे बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इट कैन बी गिवन इज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. एंड व्हाट इज द ओके सो व्हाट इज द स्मॉल m? इट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट और द टेस्ट मास जिसके ऊपर आप लगा रहे हो और जिसे कंसीडर कर रहे हो वो होता है कैपिटल M, मास ऑफ द पेरेंट बॉडी. एंड व्हाट इज D? D is the distance between two. Distance between two. उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस. और डिस्टेंस ही नहीं, कौन सा डिस्टेंस लेना है? दोनों के सेंटर से डिस्टेंस. सपोज करो ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इनके बीच का हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है. तो कैसे निकालोगे? इनके सेंटर से निकालोगे. इनके सेंटर का डिस्टेंस लेना है. C1 and C2 let be the centers. So C1 C2 is D. It should not be confused that this is D or this is D. No. Yes, this is D. Why? क्योंकि ये उनके सेंटर से है. ओके, ये फॉर्मूला आपका पूरा चैप्टर में चलेगा, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देख लेना, याद कर लेना इसको. इसकी इस वाले फॉर्मूले की एक और एप्लीकेशन आती है हमारे पास. इस फॉर्मूले की अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये फॉर्मूला भी आप इस चैप्टर में बहुत बार देखोगे. इसमें कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ डिनोटेड बाय M एंड E इन द सबस्क्रिप्ट. एंड G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. M is the mass of the object and R is the radius of the earth. Radius of the earth. ये फॉर्मूला हमें कब यूज करना है? ये वाला. When to use this formula? इस फॉर्मूले को आप लोग कब यूज करोगे? जब किसी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपको उसे एनालाइज करना है. देखिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर से सरफेस. दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ. सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सरफेस है.
अगर हमने सरफेस के ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया तो उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस लेना है हमें d। यहाँ पे d जो है वो r बन गया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो अर्थ का जो ये रेडियस होगा इट इज नन बट द रेडियस। ये जो डिस्टेंस है ये तो रेडियस ही है और इसका तो सेंटर जो है वो नेग्लिजिबल है अर्थ के कंपैरिजन में, इसलिए हम उसे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। समझ पा रहे हो आप? ये एक बड़ा सर्कल है, ये एक छोटा सर्कल है, इसका स्मॉल रेडियस है, इसका बड़ा रेडियस है। इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू? इट इज कैपिटल R प्लस द डिस्टेंस इज कैपिटल R प्लस स्मॉल r। लेकिन अगर हमारा r बहुत बड़ा है, इट इज वेरी 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 ग्रेटर देन स्मॉल r, तो d कैन बी इक्वल टू r कैपिटल R। ओके, इसी वजह से ये फॉर्मूला इसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। और ये फॉर्मूला लगेगा कब? जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ की सरफेस पर पड़ा हुआ होगा। When some object is present on the surface of the earth and in none other case। इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन आपको पूरे चैप्टर में मिलेगी, यहाँ तक कि स्मॉल g दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा। हम अपना वेट या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किसी भी प्लैनेट पे इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हमारे क्वेश्चंस किस किस तरह से आए हुए हैं इस चैप्टर में, हमें कैसे कैसे मिलेंगे। डील करते हैं एग्जांपल नंबर 10.1 से। व्हाट इज द 10.1 एग्जांपल सेज द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 किलोग्राम। अवेयर ऑफ द यूनिट्स, मास की यूनिट हमारी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम में किलोग्राम होती है और वो किलोग्राम ही होनी चाहिए। अगर एग्जाम में आपके पास अगर ये यूनिट ग्राम की फॉर्म पे आई हुई है, कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है उसका कह रहा है कि 5 ग्राम है, तो आपको उसको सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो 10.1 व्हाट इज सेइंग दैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10⁻24 किलोग्राम and that of the moon is 7.4 10⁻22 kilogram। Okay, if the distance between the earth and moon is, that is the distance is given, it is 3.84 10⁵ kilometers। Note, in the SI unit system, our unit should be like in kilogram, meter, second, and so on, joules, watt। लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टेंस की क्या यूनिट दी हुई है? किलोमीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर में चेंज करो। बाकी क्वेश्चन को अभी फिलहाल छोड़ दो कि क्या कह रहा है बाकी क्वेश्चन, हमें क्या पता, कुछ नहीं पता। लेकिन सबसे पहले यूनिट को तो चेंज करो। क्या हो जाएगा? एक किलोमीटर में कितने मीटर होता है? 1000। दैट मीन्स 10⁻3। और ये कितना हो गया? 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। क्यों ऐसा क्यों किया? किसी की पावर में अगर ऑब्जेक्ट है तो वो दोनों ऐड हो जाते हैं। 5 + 3 दैट इज 8 ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। हमें डिस्टेंस पता है, हमें मास पता है मून का, हमें मास पता है अर्थ का। ये हमारी पेरेंट बॉडी, हमारा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमें उन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है और हमें g की वैल्यू भी दी हुई है दैट इज 7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमें कह रहा है फोर्स बताओ। फोर्स G me m over d square। Place the values and get the answer। Place the values and get the answer. It is quite simple, easy। Moving ahead with the blue box question given on page number 134. What does the question says?
state the universal law of gravitation. That is basically a theory part. You can easily go through the NCERT to find the answer. Okay, it is quite easy. And the question number 2, write the formula to find the magnitude of the gravitational force between the earth and an object on the surface of the earth. That is, I already discussed with you. Moving ahead with the free fall. What is a free fall condition? Suppose it is an object present in the earth's atmosphere and it is falling down. The force acting on this object which जो कि इसे move करवा रही है towards the earth is only the gravitational force of the earth. और वो अर्थ इसको कितने फोर्स से खींच रहा है इसको, mg से. m क्या है? m is the mass of the body and g is the acceleration due to gravity. अगर एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है सिर्फ अर्थ की फोर्स की वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो ही हम उसे फ्री फॉल कहते हैं और कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा. एंड एन अदर फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे मूव कर रहा है तो हम उसे फ्री फॉल कहेंगे कि हाँ उस बॉडी का फ्री फॉल हो रहा है. मूविंग विद अनदर एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 10.2. A car falls off a ledge. A car falls off a ledge. अब यहाँ पे इतनी लाइन पढ़ते मेरे को क्या पता चल गया है? इनिशियल वेलोसिटी 0. क्यों? क्योंकि a car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 second. That is, the time is half a second. G is 10 meter per second square. So what is the speed on striking the ground? That is the final velocity we have to calculate. जैसा आपने क्वेश्चन ऑफ मोशन पढ़ी थी प्रीवियस चैप्टर्स में, आपने कौन सी यूज कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. यस, क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? u plus at v is equals to u plus at. u is here 0 and what is the acceleration? It is -10 and time half. Why have you used minus? As per our sign convention, anything which is coming downwards is taken as negative and going upwards is taken as positive. पेपर में आपको ये शो नहीं करना कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो हम उसे नेगेटिव लेंगे, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे. नहीं, सीधा सीधा आपको अपने न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको पुट कर देना है. टीचर आपसे कोई रीजन नहीं मांगेगा कि व्हाई इट इज नेगेटिव एंड व्हाई इट इज पॉजिटिव. और जो भी चीज आपको निकालनी है, जैसे हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो जो भी उसका साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो भी उसका साइन आएगा उससे हमें उसकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि वो ऊपर है नीचे है. अब ये आपने देखा होगा मैंने v में कोई भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाया है ना इसको मैंने नेगेटिव v नहीं लिखा है अपनी मर्जी से, मैंने इसको लिखा है पॉजिटिव v. लेकिन आ क्या रहा है यहाँ से? -5 मीटर पर सेकेंड. बी केयरफुल ऑफ द यूनिट्स. ओके, -5. and what is this minus sign shows that it is moving in the downward direction. The final velocity is in the downward direction. Negative sign shows it is moving downward and nothing else. ये आपको शो नहीं करने की जरूरत है, साइन कन्वेंशन दिखाने की जरूरत नहीं होती आपको. लेकिन एक बात आप हमेशा याद कर सकते हो, एक स्टार पॉइंट आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक्स में कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है g, जिसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, वो हमेशा ही नेगेटिव होता है. क्यों? वो तो हमेशा लगेगा ही नीचे. अब एक अर्थ है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपनी तरफ वो खींचेगी, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी mg से, जैसा कि हमने फ्री फॉल में देखा था, तो वो उसे नीचे ही तो खींचेगी. और नीचे खींच रही है, कैसे खींच रही है? mg से. और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. हमेशा उसका डायरेक्शन नीचे ही होएगा. तो इसको आप हमेशा ही नेगेटिव अपने न्यूमेरिकल्स में या फिर कहीं पर भी हमेशा नेगेटिव लेना. ये स्टार पॉइंट है, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि नीचे होगा ऊपर होगा. ये तो रट्टा मार सकते हो आप कि नेगेटिव ही लेना है. Moving with another part of the question. What is the part number 2 says? What is the average speed during the half second? We have to calculate the average speed. What is the formula of the average speed? It is u plus v by 2. What is u? Is the initial velocity. V is the final velocity, and it is divided by 2. What is the initial velocity? 0. What is the final velocity? We have already calculated in the previous part. That is 5. I am not using any sign convention here.
क्यों? क्योंकि साइन कन्वेंशन वेलोसिटीज में लगता है, यहाँ पे तो स्पीड है, यहाँ पे तो स्पीड है, एवरेज स्पीड है। स्पीड क्या होती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, उसको कोई मतलब नहीं है। स्पीड इज वेलोसिटी विदाउट एनी डायरेक्शन, उसकी स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगेगा यहाँ पे। आंसर क्या देगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, क्वाइट इजी। मूविंग टू अनदर पार्ट, that is part number 3. How high is the ledge from the ground? That is, we have to calculate the distance. कौन सी इक्वेशन लगाए मोशन की? सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। क्यों? आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको एक्सेलरेशन पता है क्या है यहाँ पे -g, और टाइम आपको गिवन है, तो s इज टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। u तो आपको पता है 0 है, तो ये वाली टर्म 0, तो s क्या हो गया? हाफ a t स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, y माइनस, क्योंकि ये तो g था -g, और वो तो हमेशा ही नीचे होता है इसलिए -g ले लिया, और टाइम क्या है? हाफ। आंसर क्या आएगा? -10/8 और -5/4 meters. And the negative sign shows us that the distance is also in the downward direction. जो गाड़ी है वो नीचे की तरफ उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये वाला -5/4 मीटर्स का नीचे की तरफ किया है, तो उस माइनस का मतलब सिर्फ इतना ही है और कुछ नहीं है इसका मतलब। अगला एग्जांपल 10.3, इन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में आ जाते हैं, इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही रहता है। एग्जांपल नंबर 10.3, An object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meters. एक ऑब्जेक्ट है which is thrown vertically upwards and rises to 10 meters. Calculate the velocity with which the object was thrown upwards. उसका इनिशियल वेलोसिटी बतानी है हमें कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इस केस में। इस केस में जब वो टॉप पर पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये तो हमें याद है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप, वेलोसिटी एट द टॉप इज ऑलवेज 0। हमें इनिशियल वेलोसिटी बतानी है, हमें s गिवन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज टू 2as, v स्क्वायर इज 0, u स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट। ध्यान दे मैंने इसमें कोई साइन कन्वेंशन नहीं लगाया है, इट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला, द नेगेटिव हियर कम्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला। ओके, क्योंकि साइन कन्वेंशन में जिस भी चीज को हमें निकालना होता है उसका साइन अपने आप आता है, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2as, what is a? It is -10, and what is s? It is 10, given that it reaches to 10 meter above. नीचे से फेंका 10 मीटर ऊपर ट्रेवल किया उसने, तो ये वाला 10 है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -10। कितना एक्सेलरेट करेगा वो? -g से, और साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो -g, कैंसिल आउट, u इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड द साइन हियर इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आप ऊपर की तरफ करके फेंकोगे ऑब्जेक्ट को, इस वजह से। इन ऑर्डर टू सॉल्व इन एग्जाम टेक ऑलवेज g as 10। कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके इसके लिए, या फिर आप टीचर को बुद्धू भी बना सकते हो कि लिखो यहाँ पे 9.8 और आंसर दे दो 10 की फॉर्म में। ओके, moving ahead with the second part, the time taken by the object to reach the highest point. Time taken by the object to reach the highest point. We can easily calculate as v is equals to u plus at. क्यों? हमें फाइनल वेलोसिटी पता है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली थी प्रीवियस एग्जांपल में से, प्रीवियस पार्ट में से। क्या आ रही थी? 10 into √2, and it is in the positive direction. What is a is -10, and what is the time that we have to calculate? Okay,
-10√2 is to -10 t. That is √2 seconds. Time is equals to √2 seconds. And what is the value of √2? It is 1.414. और देखा हमने इसमें एनसीईआरटी का आंसर क्या निकल रहा है 1.43 और हमारा 1.414 बहुत पास है। क्यों? उन्होंने यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 ली थी, लेकिन एग्जाम में आप 10 आसानी से लगा सकते हो, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। नाउ मूविंग अहेड विद द ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस गिवन ऑन द सेम पेज, दैट इज पेज नंबर 136। What does the question blue box says? What do you mean by the free fall? I have already discussed with you. What do you mean by the acceleration due to gravity? जिस फोर्स से भाई खींचेगा उसे वही तो होता है g, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये तो था हमारा। Now we are moving with another question, that is example number 10.4. But before the example number 10.4, I want to give you some basic about the weight of an object on the moon. Okay, weight of an object on moon. What is the weight of an object on the moon? क्या होता है? करते हैं सॉल्व। लेट अस सॉल्व। एंड विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, एंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, कि अर्थ के हिसाब से क्या है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है? वेट होता है m into acceleration with which the planet tries to bring it on. In case of Earth it is mg. g क्या है? Acceleration due to gravity. किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो ऐसे लिखा जा सकता है m into a. a is the acceleration, कि किस एक्सेलरेशन से वो प्लैनेट उस बॉडी जिसका की मास स्मॉल m है उसे कितनी ताकत से अपनी तरफ खींच रहा है। अर्थ के केस में वो जो ताकत होती है वो g होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन इन केस ऑफ अर्थ इट इज g। एंड हमारे पास ये फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल्स टू g m ओवर d स्क्वायर। ओके, so what will be the object of a body present on the surface of the earth? That is the force. What is the force? Force is nothing but the weight. It is mg. It is m over d square, and not it is the d square, it is the r square, because it is present on the surface of the earth. Cancel out. g की वैल्यू क्या आ गई? gm over r square. अगर हम यहाँ पर g की वैल्यू रखते हैं, क्या थी g की वैल्यू? 6.7 10 to the power -11. What is the mass of the earth and what is the radius of the earth? It is 6.4 into something. अगर हम इसे पुट करते हैं तो g की वैल्यू यहाँ से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाती है। यहीं से तो आती है वैल्यू, और कहां से आती है? g की वैल्यू इस वाले न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व करेंगे, इट इज बेसिकली द डेरिवेशन। ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्चुअली इट इज इंपॉर्टेंट, सो आई एम डीलिंग इट। तो आपने देखा यहाँ पे हमारा फोर्स क्या था? वेट ही तो था, और ये स्मॉल m जो ऑब्जेक्ट है उसका ही मास है। दोनों कैंसिल हो गए, g की वैल्यू हमारे पास निकल आई। ऐसे ही g की वैल्यू आपकी मून पर भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल M था मास ऑफ द अर्थ, ये R था मास रेडियस ऑफ द अर्थ, बिकॉज यू आर कंसीडरिंग ऑन द अर्थ सरफेस। लेकिन जब आप मून पे जाओगे तो ये बन जाएगा मास ऑफ द मून, मास रेडियस ऑफ द मून। तो अभी हम वही करते हैं, देखते हैं क्या आता है, रेशियो क्या निकलता है।
let us say in case of earth, weight of an object on earth denoted by WE is equals to G, mass of earth, mass of the body over radius of the earth, that is capital R, and weight of the object on moon, same object on moon, is equals to G, mass of moon, mass of the body over radius of moon का स्क्वायर. बाय m इज नॉट चेंजिंग, क्योंकि ये तो मास है एक ऑब्जेक्ट का, ये कैसे चेंज कर सकता है, ये तो चेंज ही नहीं कर सकता. मास की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि वो यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स m, वो कांस्टेंट होता है, वो बदलता नहीं है. इट इज द वेट जो चेंज करता है. वेट क्यों चेंज करेगा? क्योंकि वो डिफाइंड ही ऐसे है, वेट इज इक्वल्स टू m इंटू एक्सेलरेशन, ma. और एक्सेलरेशन हर प्लेनेट का अलग अलग होता है. अर्थ का जी है, मून का कुछ और होगा, जुपिटर का कुछ और होगा, सन का कुछ और होगा. तो उसकी वजह से हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बदलता रहता है, लेकिन मास रिमेन सेम. तो वेट देखा हमने, इन दोनों का रेशियो अगर हम ले लें तो वेट ऑफ अर्थ बाय वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल्स टू can be written like this. ओके, G से G कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया. ऊपर लिख देता हूं, weight of earth over weight of an object on moon. Weight of earth, weight of object on moon, me rm square mm r square. What is the mass of the earth? That is 7.36 into 10 is to the power 23 kilogram. What is the radius of the moon? So let us put all the values here. Mass of the earth, it is 6 into 10 is to the power 24 kilograms into radius of moon, that is 1.74, 10 is to the power 6 over mass of moon, it is 7.36 into 10 is to the power 23. And what is the radius of the earth? 6.4, 10 is to the power 6, the square. After you will get solved this expression, you will get the value as 6 by 1. That is, weight of an object on earth is 6 times the weight of an object on moon. This is the expression. You have not need to learn the values of an mass of earth or radius of earth or mass on moon or radius of moon. ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है. It is given in the question. जो अभी आपने स्टेटमेंट देखी थी, अभी है जो हमने सॉल्व किया था, that is the weight of an object on earth is 6 times the weight of an object on moon. ये स्टेटमेंट आपको याद करनी है. ये आपको फ्यूचर में भी हेल्प करेगा अगर आप साइंस लेते हो तो. वैसे ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको ये स्टेटमेंट याद करनी है अच्छे से. मूविंग विद अनदर क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 10.4. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम. व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ? वी हैव टू कैलकुलेट द वेट. हमने पहले ही देख लिया ऐसे तो कि वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है. वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन. और ये एक्सेलरेशन क्या होता है? विद द प्लैनेट tries to attract the body, and in case of the earth its value is g, that is 10 into 9.8. what will you get? 98. And the unit of weight is
न्यूटन। क्यों? बेसिकली ये फोर्स ही तो है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वेट कुछ नहीं होता, वेट एक फोर्स होती है जो कि एक प्लैनेट एक ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट इट, वही उसका वेट होता है। और उसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, क्योंकि ये बेसिकली एक फोर्स है। मूविंग अहेड, क्वाइट अ सिंपल एग्जांपल। इस तरह के एग्जांपल बहुत बेसिक होते हैं, तो एग्जाम में आने के लायक नहीं होते ये, लेकिन आप इसको स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा देते हैं। एग्जांपल नंबर 10.5, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन अर्थ एंड वेट व्हेन मेजर्ड ऑन मून। उसका वेट निकालना है, मून पर क्या होगा? वेट ऑन अर्थ इज गिवन एज 10 न्यूटन, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वेट ऑन मून। अभी जो हमने स्टेटमेंट याद करी थी उसकी सिंपल एप्लीकेशन है, दैट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ is 6 times the weight of an object on moon. So what is the weight of an object on moon? It is 1/6 the weight of the earth. That is 1/6, and weight of the earth is given, that is 10. Okay, that is 5/3 Newton. The answer is in the Newton. Don't forget the units. अभी आगे हमारे पास आने वाले टॉपिक्स जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है और उनका एप्लीकेशन हमें डेली यूज में दिखता है। आने वाले टॉपिक्स है हमारे फोर्स, थर्स्ट, प्रेशर। ओके, व्हाट इज प्रेशर? ये कोई वो वाला प्रेशर नहीं है जो आप डेली यूज में करते हो कि मम्मी बोल रही है पढ़ लो, टीचर कह रही है पढ़ लो, एग्जाम आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, इतना सारा प्रेशर है, स्टडी प्रेशर है। तो प्रेशर होता क्या है? प्रेशर कुछ नहीं होता। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज थर्स्ट अपॉन एरिया। अब ये थर्स्ट क्या होता है? डरने की कोई बात नहीं है। फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज थ्रस्ट। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कि हमने परपेंडिकुलर ले लिया है, अगर वो फोर्स एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है तो उसी को हम थर्स्ट बोलेंगे। थर्स्ट कुछ नया वर्ड नहीं है हमारे लिए, ठीक है? ये है एफ परपेंडिकुलर ओवर एरिया। फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया इज द प्रेशर। सिंपल सिंपल आसान सी इक्वेशन है, आसान सा फॉर्मूला है, आप इसको याद कर लो एंड इट इज डन। सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके ऊपर थोड़े न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है हमें। तो बेसिकली अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एग्जांपल नंबर 10.6। एक बच्चों को पता नहीं कि उस एग्जांपल को देख के डर सा लगता है क्योंकि काफी बड़ा सॉल्यूशन है इसका, तो सॉल्यूशन तो देखो ही मत, आसान है, बहुत आसान है। लेट अस डू इट। एग्जांपल नंबर 10.6 और मैं कराऊंगा तो और भी आसान हो जाएगा। 10.6, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। एक बॉक्स है जिसको कि हमने एक टेबल के ऊपर रख रखा है। मास दिया हुआ उस बॉक्स का 5 किलोग्राम एंड डायमेंशंस आर 40 into 20 into 10। नोट ऑल आर इन सेंटीमीटर्स। इसको सबसे पहले तो ये देखना कि इसमें ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में, क्योंकि सेंटीमीटर में है यूनिट। और हम जो चीजें सॉल्व करते हैं उनकी यूनिट हमेशा स्टैंडर्ड होनी चाहिए, और स्टैंडर्ड होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड। ओके, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, कर लेंगे, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अभी आपको ये मेमोरी में आ जाना चाहिए। मास दिया हुआ है 5 किलोग्राम, डायमेंशन दिए हुए हैं। अब ये डायमेंशन इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं 40 into 20 into 10। इसका मतलब क्या होता है? इसका रीड करने का तरीका होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ऐसा नहीं पढ़ सकते आप इसको कि हाइट है, लेंथ है, ये ब्रेथ है, नहीं। यही फॉर्मेट है इसका कि 40 उस बॉक्स की लेंथ है, 20 उसकी ब्रेथ है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, खैर इस सब का यूज नहीं है न्यूमेरिकल में। हमें देखते हैं आगे क्या बोलता है क्वेश्चन। फाइंड द प्रेशर बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल इफ इट इज मेड ऑन द टेबल टॉप विद द साइड्स ऑफ डायमेंशन 20 into 10। अगर हमने
उसे 20x10 के डायमेंशन पे अगर उसे टेबल के ऊपर रख दिया है तो हमें प्रेशर बताना है। अब प्रेशर होता है हमारा फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओवर एरिया। तो फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी? सबसे पहले तो फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, देखिए मान लीजिए ये हमारा टेबल टॉप है, इसके ऊपर एक ये बॉक्स रख दिया मैंने कुछ ऐसे, तो ये कितनी फोर्स लगाएगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? कुछ नहीं, वेट होएगा इसका। और वेट क्या होता है? mg। मास हमें गिवन ही है, जी हमें पता ही होता है 9.8 ओवर एरिया। एरिया कैसे निकालें? क्वेश्चन में दे रखा है 20x10 से रखा हुआ है टेबल टॉप पे, तो 20x10। अब नोट करें यहाँ पे ये सेंटीमीटर था, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इन मीटर ऐसे कर सकता हूं, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर 10-2 मीटर के बराबर होता है, तो ये बन गया। और इसकी यूनिट न्यूटन। सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। पार्ट ए सॉल्व। व्हाट इज द क्वेश्चन इन द पार्ट बी? वही सेम ब्लॉक्स अगर 40x20 से रख दिया जाए तो फोर्स तो सेम ही होगी उसके ऊपर, फोर्स तो सेम ही लगेगा अभी भी। क्यों? मास चेंज नहीं हुआ है और जी भी चेंज नहीं हुआ है, जी तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। और नीचे एरिया, लेकिन एरिया बदल जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? 40x20। ऐसे ही मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये कर दिया। यूनिट्स क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। ओके, सिंपल, 2 मिनट में हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखते हैं हमें आगे क्या है। आगे ये क्वेश्चन ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 141 पे। बायनेंसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत इजी टॉपिक है, आप इनको एक बार पढ़ लेना, क्विकली रीड कर लेना एनसीईआरटी में से, एंड यू आर डन। अब स्कूल टीचर्स कम से कम न्यूमेरिकल नहीं करवा सकते तो थ्योरी को पढ़ा ही सकते हैं, और थ्योरी पढ़ाने में स्कूल टीचर्स ना एक्सपर्ट होते हैं, और किसी चीज में वो एक्सपर्ट हो चाहे ना हो, लेकिन थ्योरी पढ़ाने में एक्सपर्ट होता है स्कूल टीचर्स। पेज नंबर 141 ब्लू बॉक्स, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल बैग है, लेकिन हम उस पे उसका जो स्ट्रैप है अगर उसको पतला और लेकिन मजबूत स्ट्रिंग से कर दे तो वो मुश्किल क्यों होगा? सिंपल, प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर होता है फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन एरिया। अगर हम किसी चीज का एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम लगेगा। अगर हमारे स्टेप्स आर थिकर, मोटे होंगे, तो उसका एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर प्रेशर कम होएगा तो हमें आसानी होगी बैग उठाने में। समझ पा रहे हो? अगर हमने सिर्फ ये फॉर्मूला देखा, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन अपॉन एरिया। अगर हमारा बैग का स्ट्रैप, अगर हम किसी तरह अपने बैग के स्ट्रैप का एरिया बढ़ा दें तो हमें प्रेशर कम फील होगा, हम आसानी से बैग को उठा पाएंगे। बस यही है इसका कंसेप्ट। वो कह रहा है अगर हम पतला स्ट्रिंग यूज कर लें, पतला स्ट्रैप यूज कर लें, उसने एरिया कम कर दिया, प्रेशर ज्यादा हो गया, हमें मुश्किल हो गई, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय बायनेंसी? यू कैन इजीली गेट इट फ्रॉम एनसीईआरटी। रीड द सेक्शन ऑफ बायनेंसी। ओके, Why does an object float or sink when placed on the surface of water? अब वो float करता है या sink करता है? It is dependent on the resultant of two forces, that is the buoyant force and the weight of the object. अगर buoyant force ज्यादा है weight of the object से, तो वो object float करने लगेगा। अगर buoyant force कम है तो sink कर जाएगा। ऐसा होता है ना। बायनेंसी का कंसेप्ट क्या होता है? यही तो होता है बायनेंसी का कंसेप्ट। सिंपल एप्लीकेशन है बायनेंसी के कंसेप्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है? ये हमारा वाटर से फिल एक जार है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ वेट होगा और इसने कुछ वाटर डिस्प्लेस किया, और इस वाटर की वजह से इसके ऊपर एक बाइंड फोर्स लग गई। FB इज द बाइंड फोर्स। अगर बाइंड फोर्स ज्यादा है वेट से तो क्या होगा? इट विल फ्लोट। फ्लोट करेगा। क्यों? ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है तो वो फ्लोट करेगा।
अगर एफ बी लेस देन है वेट से तो क्या होगा, सिंक करेगा, क्यों डूब जाएगा, नीचे ज्यादा है, वेट ज्यादा है ऑब्जेक्ट का। अगर एफ बी बराबर है वेट के तो क्या होगा, नॉट सिंक नीदर फ्लोट, बीच में ही रहेगा, इमर्स्ड इन वाटर, ओके, इट विल रिमेन इमर्स्ड इन वाटर। Archimedes principle, you can easily get it from the NCERT. Read the NCERT once or twice. Okay. Moving to another set of blue box question given on page number 142. The first question says, you find your mass to be 42 kilogram on a weighing machine. Is your mass more or less than 42 kgs? हमने एक वेइंग मशीन पर अपना वेट नापा है, वो 42 निकल के आया है, ओके। तो हमें ये बताना है कि वो वेट ज्यादा होगा या कम होगा। वो वेट कम होगा, क्यों, हमारा जो बॉडी का वेट है, जो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट भी तो लगाएगा एयर का, एयर एक अपथ्रस्ट लगा रही होगी, तो वो हमेशा थोड़ा सा कम ही रहेगा जो हमारा एक्चुअल वेट है। थोड़ा बहुत फोर्स जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एयर का रेजिस्टेंस है, जो एयर हमारे ऊपर थ्रस्ट लगा रही है, फोर्स लगा रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उसको थोड़ा ना कंसीडर किया। ये कुछ ऐसा ही है जैसे इस बॉडी पर पानी में लगने पे हो रहा था, एक बाइंड फोर्स ऊपर लग रही थी, ये यहाँ पे बस ये है कि ये इस लिक्विड की वजह से है, और जब हम अपने ऊपर बात करते हैं तब यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, एयर भी तो हमारे ऊपर एक बाइंड फोर्स लगा रही होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जितना वो नेट कैलकुलेट करती है वेइंग मशीन, तो वो थोड़ा कम कैलकुलेट करेगी, ठीक है। तो हमारा मास जो वेट होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा, 42 किलोग्राम से थोड़ा ज्यादा होगा। सेकंड क्वेश्चन, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार, ईच ऑफ मास 100 kilograms. In reality, one is heavier while the other. Can you say which one is heavier and why? Yes, it is the iron bar which is heavier. क्यों क्यों आयरन बार हैवियर क्यों है, देखते हैं। ये देख लिया था आपने, ये हमारी आयरन बार है छोटी सी 100 किलोग्राम, और ये हमारा कॉटन बैग है। दोनों ऑब्जेक्ट एयर में प्रेजेंट है, इसके ऊपर बाइंड फोर्स सिर्फ इतने एरिया से लग के जाएगी, और इसके ऊपर बाइंड फोर्स इतने बड़े एरिया से लग के जाएगी। तो हो क्या रहा है, इसका जो नेट वेट है जो असलियत में होना चाहिए वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, क्यों, बाइंड फोर्स ड्यू टू एयर और वेट नीचे है, इस केस में इसकी बाइंड फोर्स ज्यादा हो गई, तो ये हमें थोड़ा हल्का लगेगा, क्यों, एयर इसको पहले उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस केस में बाइंड फोर्स कम है, वेट तो उतना ही है दोनों का 100 किलोग्राम, वेट इज सेम इन बोथ ऑफ केसेस, इन केस ऑफ आयरन बार एंड इन केस ऑफ कॉटन बैग। लेकिन कॉटन बैग का एरिया ज्यादा है, एयर में बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगी, बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा लग रही है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंड फोर्स ज्यादा है, इस वजह से इसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन इसका तो नहीं होएगा, उतना कम होएगा तो सही, लेकिन उतना कम नहीं होएगा। सिंपल सिंपल है दोनों। रिलेटिव डेंसिटी, आने वाला टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो हो गया है हमारा। रिलेटिव डेंसिटी देखते हैं अभी कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी वैसे कुछ नहीं होती, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, हिंदी में बोलते हैं डेंसिटी को घनत्व, कि कितना ज्यादा घना है कोई चीज कितनी घनी है, कितनी डेंसर है, उसे बोलते हैं। अब एक अपने पास आप एक कोलटार लीजिए जिससे सड़क बनाते हैं, कोलटार ब्लैक कलर का मटेरियल होता है, और वाटर, दोनों में से क्या ज्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा कोलटार है, तो हम उसको कहेंगे इट इज मोर डेंसर देन वाटर। तो कितने फैक्टर से ज्यादा है, वो फैक्टर बताता है हमें रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी
is defined as the density of an object with respect to the density of water. कि वाटर में क्या डेंसिटी है उसकी. इट इज डन. एग्जाम्पल नंबर 10.7 देखते हैं. सिंपल एप्लीकेशन है रिलेटिव डेंसिटी का. क्वेश्चन जनरली नहीं आता रिलेटिव डेंसिटी में से. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर is given to us, that is 10.8. The density of water is 10 cube kilogram per meter cube. What is the density of silver in SI unit? तो relative density as ratio था density of an object by density of water. तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी relative density की. लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखा है, हमें डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है. हमसे पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या होगा. कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं. रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हियर इट इज सिल्वर, बाय डेंसिटी इन वाटर. रिलेटिव डेंसिटी इज 10.8. Density of silver we have to calculate, and density of water is given as 10.3 kilogram per meter cube. This implies density of silver 10.8 into 10⁻³ kilogram per meter cube. Okay, it's done. The example is quite simple, I think. Easy है. Let us move to further part, that is the back exercises. I want you to practice all the examples once or twice after seeing my video in order to strong your concepts. Okay. Let us move now quickly to the exercises. Now I am starting with the back exercises. The question number 1. How does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? As we know, the force of gravity is G capital M into small m over distance square. Okay. As force is inversely proportional to distance, square of the distance. तो वो क्या कह रहा है, अगर डिस्टेंस को अगर हम हाफ कर देते हैं, this distance become 1/2. So how will be the force? It is coming out to be 4 times. तो जो इनिशियल फोर्स है उसका 4 टाइम्स होके आ जाएगा हमारे पास फोर्स. क्यों? हमने डिस्टेंस को कम किया है तो फोर्स को तो वैसे ही बढ़ना चाहिए था, लेकिन किस फैक्टर से बढ़ेगा? वो 4 के फैक्टर से बढ़ेगा. यहां से आसानी से समझ सकते हो. इट इज डन. क्वाइट अ सिंपल. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल. इससे सिंपल और क्या देंगे वो आपको. क्वेश्चन नंबर 1 इजीली सॉल्व्ड. मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 2. द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स in proportion to their masses. When then a heavy object does not fall faster than a light object. ये एक मिथ है. क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ऑब्जेक्ट पर बराबर लगती है, लेकिन एक भारी ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से गिरता है एज कंपेयर टू द हल्का ऑब्जेक्ट. ऐसा क्यों हो रहा है? लाइटर ऑब्जेक्ट ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज सो? ऐसा नहीं हो रहा. ये आपको लगता है क्योंकि यहाँ पे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन उसका मास ज्यादा, तो वो हमें ज्यादा तेजी से गिरता हुआ नजर आता है. लेकिन ऐसा होता नहीं है. दोनों का टाइम जो है वो भी चेंज कर जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर. लेकिन अगर हम यही एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करें, इन केस ऑफ वैक्यूम जो अर्थ के बाहर होती है, जहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, जहां पे एयर नहीं है, वहां पे दोनों का टाइम जो होगा गिरने का वो सेम होगा, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी. वो कैसे होता है?
जब हम इस एक्सपेरिमेंट को बाहर करें तो इट इज अ मिथ, ये फॉल्स है, ये क्वेश्चन गलत कह रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तेज गिरता है एक कम गिरता है, दोनों सेम वेलोसिटी से गिरते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट ऑन अ सरफेस। सिंपल एप्लीकेशन, पहले भी कर चुके हैं हम ये, यही वाला क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, what is the magnitude of gravitational force? We have to calculate the force between the earth and a 1 kilogram object. The mass of the earth is given as 6 into 10 is to the power 24 kilograms, and the radius of the earth is 6.4 10 is to the power 6 meters, and mass is 1 kilogram of the small object. Now what is the force? It is G m over r square. Why I am taking it r? Already explained in the starting of my video. Okay. G is 6.7 10 is to the power minus 11. Mass of the earth is 6 into 10 is to the power 24. Mass is 1 and radius is 6.4 into 10 is to the power 6 का whole square. अच्छा, how do we solve it? 6.7 into 6 over 6.4 square, 10 is to the power 12, 10 is to the power minus 11, 10 is to the power 24. Firstly, take out all the 10 is to the power one side and all the constant to the another side. तो 10 की पावर minus 11 थी, 10 की पावर 24 थी, नीचे 10 की पावर 6 का स्क्वायर, तो ऐसे में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 into 2 12। तो मैंने 10 को एक तरफ लिख लिया और इन सभी कांस्टेंट को एक तरफ लिख लिया ताकि मेरे को सॉल्व करने में थोड़ी इजी रहे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हमने देखा था, जब भी कोई पावर्स हमारी मल्टीप्लाई में होती हैं, 10 is to the power a into 10 is to the power b is equals to 10 is to the power a plus b. This is the property. जब हमारा बेस सेम होता है, बेस यानी a to the power a plus a to the power b into that is a to the power a plus b. This is our base 10 10, this is our base. तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। और अगर कुछ ऐसा है, जब बेस सेम है और डिवाइड में है पावर्स, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। दिस इज द फॉर्मूला। तो यही काम हम यहां पे करेंगे। एंड व्हाट विल यू गेट इट हियर? 10 is to the power minus 11 plus 24 minus 12. Okay. On the basis of these two identities, ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, तो so we have to add them. Minus 11 plus 24, and why it is minus 12? Because it is present in the denominator. Okay, in the division. Now you can easily solve it. You have solved this, and what क्या मिलेगा यहां से आपको? 10 is to the power 1, right? So what will be our expression become? It will become 6.7 into 6 over 6.4 square into 10 is to the power 1. That is the amount of force. And not to forget, write the units. That is Newton. Okay? Quite an easy question. I have moved from here to here. So not confused. Okay? आसान से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। और आइडेंटिटीज को जरूर याद रख लेना। ऐसा मत करना कि आइडेंटिटीज छोड़ो। और अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा टफ है तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक आप उसे सॉल्व करके और बाद में छोड़ भी सकते हो। टीचर हद से ज्यादा हाफ मार्क्स ही काटेगा आपके। मेरी मानो तो पहले आप पूरा अपना पेपर जो साइंस का आपका आएगा, वैसे थोड़ा लेंथी आता है, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप उसे लेंथी बनाते हो या नहीं बनाते हो, अच्छे से लिख रहे हो पेपर को, नहीं लिख रहे हो। लेकिन जब भी आपके पास कोई ऐसी कैलकुलेशन आए, बिग कैलकुलेशन आए, तो उसे एक सर्टेन फॉर्म में लाके और छोड़ देना, कैलकुलेशन लास्ट में करना।
पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लेना, उसके बाद आप कैलकुलेशन सॉल्व करना उसकी, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको गलतियां भी हो सकती है और एक दो नंबर ही काटेगा पर टीचर, हद से ज्यादा 1 मार्क्स काटेगा अगर आपने कैलकुलेशन नहीं किया तो। लेकिन अगर उसके लिए आपका पूरा पेपर छूट जाए तो यू आर इन द लॉस। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन is the back exercise, question number 4. The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force. Okay, does the earth attracted the moon with a force that is greater or smaller than the same as the force with which the moon attracts the earth? Why? देखो, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो इक्वल एंड अपोजिट होती है। सपोज करो ये अर्थ है और ये मैं हूं, ये अर्थ है और ये मैं हूं, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। अर्थ जो मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो मैं लगा रहा हूं वो इस डायरेक्शन में है। दोनों का फोर्स सेम होएगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बेशक से मून का मास हमने देखा वो कम होता है अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर ही होगा। दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस चैप्टर में। तो कम और ज्यादा होने वाली बात नहीं है, इट इज इन द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, हाँ बिल्कुल सही बात है, अर्थ भी मून को अट्रैक्ट कर रही है, मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन सेम फोर्स और इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो दोनों अपनी पोजीशन पे रहते हैं, कोई किसी के पास नहीं आता, कोई किसी से दूर नहीं जाता। अगर हम सिर्फ अर्थ और मून को ही कंसीडर करें और किसी प्लैनेटरी सिस्टम को हम कंसीडर नहीं कर रहे। अब आप कहोगे कभी कभी चांद हमें बड़ा दिखने लग जाता है, कभी कभी छोटा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये 100 ईयर्स में सबसे पास आ रहा है मून अर्थ के। ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द अदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस, दैट इज ड्यू टू द सन, दैट इज ड्यू टू द वीनस, जुपिटर, किसी और के उससे होता है वो फिनोमिना। लेकिन इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कंसीडर ओनली अर्थ एंड मून, तो दोनों अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे। क्यों? दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है। Why does the earth is not moving towards the moon? क्योंकि मून हल्का है, इस वजह से नहीं मूव करेगी वो, क्योंकि मास ऑफ अर्थ इज मोर, so that it will not move. Okay, easy question. What happens to the force between two objects? Question number 6. What happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? Right, first of all, let me write the formula. If the mass, as you can see, force is directly proportional to small m. If the mass is doubled, the force is also get doubled. Okay, the distance between the objects is doubled and tripled. If the now force is inversely proportional to the distance square, this implies if the distance is doubled, the force will get reduced by 4 times. Okay, वो 1/4 से कम हो जाएगी। Force will be 1/4 of d square, that it will be reduced to 1/4 times the initial force. And if it is tripled, अगर उसे हम ट्रिपल कर लेते हैं तो क्या होगा? As the force is inversely proportional to d square, this implies force is inversely proportional to 3d square, that is 1/9 times. 1/9 times, it is reduced to 1/9 times. Okay, the masses of both the objects are doubled. If the mass of both the objects are doubled, that is m going to be 2m and small m is also going to be twice m, then force will be 2m into 2m, that is 4 times mm, that is 4 times increase कर जाएगी। simple question again, आसानी से समझ में आ गया।
वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही हो तो देन यू कैन इजिली क्लिक ऑन द पॉज बटन. ओके. Question number 7. What is the importance of universal law of gravitation? You can get the answer of this question easily from the NCERT book. Read it. Read NCERT. What is the acceleration of free fall? I have already told you previously in my video. Question number 9. What do we call the gravitational force between the earth and an object? Easy question. Get from the theory. Question number 10. Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friend. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agreed with the weight of gold? If not, why? Okay. The question comes with an important concept. So I will suggest you to mark a star on this question. And why star? Because it is an important question, can be come in exam, so mark it as a star. Amit buys few grams of gold at the poles. First of us, before reading the question, I suggest I want to give you some basic about the value of G. The value of G is Gm over r square. Okay, that is the distance square. ओके. डिस्टेंस का स्क्वायर ले सकते हो किसी भी दो ऑब्जेक्ट जो भी आप कंसीडर कर रहे हो उनके बीच का सेंटर्स का डिस्टेंस. और ऑब्जेक्ट हमारा ज्यादातर सरफेस पे ही पड़ा होता है, हम इसको देखने के आदी है. हमने जी की वैल्यू जो निकाली थी 9.8, वी हैव कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला. क्यों? हम उसमें एजम्पशन क्या लेके चल रहे थे? एजम्पशन ये थी कि द ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस में उनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया था? कैपिटल आर ले लिया था. दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. एंड सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ जी एज 9.8. बट व्हेन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, द एक्चुअल एक्सप्रेशन विल बी gm by d square. दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन. लेकिन आप देख रहे हो कि ये अर्थ है, ये अर्थ के पोल्स हैं, ये अर्थ का इक्वेटर है. पोल्स. And this is the equator. At the equator, this distance will be more, so the value of G is reduced. At equator, यहां पे क्या देख रहे हो? यहां पे जो उसका डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है. ठीक है, तो G is more at poles. तो वेट क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का? वेट विल बी m into g, that is the mass. मास तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा हर प्लेनेट पे, पूरे यूनिवर्स में मास तो कांस्टेंट ही रहेगा जो उसने गोल्ड लिया है. इट इज द वैल्यू ऑफ g which is changing. तो g is reduced at the equator and it is more at the poles. पोल्स के ऊपर ज्यादा है, तो वेट एट द पोल इज मोर. क्यों? बाय दिस फॉर्मूला. अगर g बढ़ रहा है तो वेट भी तो बढ़ेगा. तो वेट इज मोर एट द पोल्स and weight is reduced at the equator. Why? Because of the value of G. तो अगर वो गोल्ड जो है जिसने अमित ने खरीदा है गोल्ड इक्वेटर पे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? थोड़ी कम होगी, वेट कम होगा. और गोल्ड जो है वो वेट के हिसाब से बिकता है कि इतने किलो सोने का वजन का के जो कीमत है वो थोड़ी ज्यादा होती है. वेट पे बिकता है गोल्ड, तो इक्वेटर पे उसे कम पैसे देने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड के लिए. लेकिन जब वो पोल पे जाएगा, सपोज करो यहाँ पे इक्वेटर पे आधा किलो था उसका सोना, लेकिन जैसे ही वो पोल्स पे गया वहां पे जी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, जिस वजह से वही गोल्ड 600 ग्राम्स बन गया और वो रेट उसी अमाउंट से चार्ज कर रहा है, तो उसे प्रॉफिट होगा ना. बस यही है इस क्वेश्चन में एसेंस. दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट इन द क्वेश्चन. And you can easily formulate the answer in the language in the exam. Okay, this is the concept. G is reduced at the equator and G is more at the poles. Because of this diagram, you can easily see the equator is more. Okay. Erasing.
Now I am moving to another question. Question number 11. Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? एक शीट ली और उसे मोस के एक बॉल की शेप में दे दी, और एक प्लेन शीट ऑफ पेपर हमने दोनों को फेंका है. लेकिन हम जानते हैं कि एक क्रम्पल्ड शीट ऑफ बॉल quickly reaches the ground during the free fall as compared to the sheet of paper. ऐसा क्यों हो रहा है? Question is asking about that. तो जब हमारी ऑब्जेक्ट जो था एक क्रम्पल्ड फॉर्म में था और एक दूसरा ऑब्जेक्ट शीट फॉर्म में था, लेकिन शीट फॉर्म में एयर रेजिस्टेंस जो है उसको ज्यादा मिलेगा. क्यों? उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उसे थोड़ा ज्यादा एयर रेजिस्टेंस मिलेगा, जिस वजह से वो नीचे आते आते स्लो हो जाएगा. अगर वो स्लो हो गया तो उसका टाइम ड्यूरिंग द फ्री फॉल विल गेट इंक्रीज्ड. लेकिन अगर वो एक क्रम्पल्ड बॉल है, उसका सरफेस एरिया कम है, उसे एयर रेजिस्टेंस कम मिलेगा, जिस वजह से वो नीचे आते आते थोड़ा तेज हो जाएगा, जिस वजह से उसका टाइम कम हो जाएगा. दैट इज द बेसिक एसेंस ऑफ द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टू द ब्लू बॉक्स क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, in which the 100 kilogram iron bar and a cotton bag is given to us. Okay, gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as the gravitational force on the earth. What is the weight in newtons of a 10 kilogram object on a moon and on the earth? We have done it twice. This question twice we have done. Okay, so I am skipping it. The 13th, the ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it is rises. It is the question number 13, and we are calculating it the first part. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. So the initial velocity is 49 meter per second, and as per our sign convention we take the objects going in the upward direction as positive, and which are coming downwards we have taken in the negative. So the initial velocity, that is the u, is plus 49 meter per second because we are throwing the object towards up, and the final velocity, which is at the top, it is 0. Now we have and the acceleration is minus 9.8. That is because of the acceleration due to gravity, it will suffer. Okay, so what the question is asking about? The question is asking about the displacement or the distance of the object to which the object rises. So according to me, we can use the third equation of motion, that is this. The final velocity is 0, the initial velocity is 49 square, it is 2, and it is minus 9.8. For the simplicity to solve the question, I will take it as minus 10. Okay, I am taking as minus 10, and it is the distance. The minus and minus sign got cancelled. 49 square divided by 20 is the distance, and note the distance come in the positive sign. That means it is covering in the upward direction. Okay, ऊपर जा रहा है object. The total time it takes to return to the surface of the earth. यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा नीचे से फेंका है हमने, इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकंड देके, वो नीचे भी आ जाता है, वो ऊपर के साथ साथ नीचे भी आ जाता है. उस टोटल जर्नी का हमें टाइम कैलकुलेट करना है. ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है. That is the total time. Let the time will be 2t, and t is for the object from the ground to the top. So using the first equation of motion as v is equals to u plus at. U is 0. Sorry, u is 49. It is minus 10. T, you have to calculate the t, and velocity is 0. Minus 49 divided by minus 10 is equals to t. That is 4.9 seconds. Mention the units, seconds. Okay, and it is the time for going up, and for coming down it is also t. So the total time will be
2t, that is 2 into 4.9 seconds. This is your answer. Okay, moving ahead, question number 14 it is. The question says a stone is released from the top of tower of height 19.6. Calculate the final velocity. It is also an easy question. We have to calculate the final velocity, and the stone is released. The word released is hinting me that the initial velocity is 0 and it is thrown by the free fall, so its acceleration will be negative g. Okay, and which is of a height of 19.6 meters, and I am taking as negative because एक टावर है, उसके ऊपर से हमने एक ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका है, तो वो डिस्टेंस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका डिस्टेंस नीचे की डायरेक्शन में है, एंड अकॉर्डिंग टू माय साइन कन्वेंशन आई विल टेक द डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव, सो द डिस्टेंस इज नेगेटिव. What we have to calculate? We have to calculate the final velocity by using third equation of motion. Final velocity, we have to calculate the initial velocity is given as 0. The acceleration is minus g, that is minus 10, and the distance is minus 19.6. The final velocity is 20 into 19.6. As the square, it can be positive and it can be negative. क्यों? स्क्वायर है और जब रूट डालेंगे तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. व्हाट साइन वी कुड टेक? वी शुड टेक द नेगेटिव साइन. एंड व्हाई आई एम taking the negative sign? As the object is coming downwards, so the final velocity must be downward. Okay, so I am taking at the negative sign. Solve it. You can easily solve it. Number 15. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. The initial velocity is given as 40 meter per second. Taking g as 10. Find the maximum height reached by the stone. We have to calculate the final maximum height. At the maximum position, the final velocity is 0. So, by third equation of motion, final velocity is 0, the initial velocity is 40 plus 40, as the initial velocity is in the upward direction. It is 2 and it is minus 10. So what will be the distance? We will calculate it by 20. That is the distance, and it is in meters. Okay, it is the maximum height which that the object reach. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? अब ऊपर फेंका तो नीचे भी आएगा, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0. क्यों? सेम पोजीशन से यहां से फेंका और यहां पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, एंड व्हाट विल बी द नेट डिस्टेंस विल बी 2s, that is 2 into 40 square over 20 meters. That will be the total distance covered by the object, and the total displacement is 0. It is done. Quite an easy. Now I am moving ahead with our next question, that is question number 16. What does the question says? The question says calculate the force of gravitation between the earth and the sun, given that the mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kilograms, and that of the sun is, mass of sun is 2 into 10 to the power 30 kilograms. The average distance between the two is 1.5, 10 to the power 11. The distance between them is 1.5 can be written as 3 by 2. 1.5 can be written as 3 by 2 into 10 to the power 11 meter. As 3 by 2 is easy to solve as comparatively to 1.5, so I have taken it as 3 by 2. So we have to calculate the gravitational force according to the formula F is equal to G m of earth mass of sun over
the distance square by placing the value 6.67 into 10 to the power 11 minus 11 into mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 into the mass of sun, that is 2 into 10 to the power 30 over d square, that is 3 by 2 into 10 to the power 11 square. Taking the constant at one side and the 10 is to the powers on the other side, that is 6.67 into 6 into 2 over 9, and this 2, that is the 4, comes up. Okay, 10 minus 11 plus 24 plus 30 minus 22. Because of this, it is the square, it is in the multiplication, so it becomes 22, and by using the identities that I have told you, the simple calculation is like this. Cancelling by 3, 3 3s are 9, 3 2s are 6, and it is 2.2. Okay, so it is 2.2 into 16 into, let us calculate this, it will be 2 from this, and 32 minus 11. What is this? 32 minus 11, that is 21. Yes, positive 21. This is the, and the unit is Newton. Don't ever forget to write the units. So it is easily calculable. Quite easy question. Moving to another. Next question is a pretty good question, I must say, and it is a star question. You should put a star on the next two questions, as both of them are good questions. Put a star on question number 17 and 18. It's a star question. The question says, a stone is allowed to fall from top of a tower 100 meter high. Let's suppose this is a tower which is 100 meter high, and a stone is let to fall. That is, the initial velocity is 0, the initial velocity u is 0, and the acceleration is minus g. Okay, इतनी information पता चल रही है हमें first line से question की. At the same time, another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meter per second. यहाँ से भी एक stone project किया गया है upward direction में, u is plus 25. At as it is projected upward, and according to our sign convention, the upward direction is taken as positive. So u is positive, acceleration is also minus g. वो तो हमेशा constant ही रहेगा, ये हमने याद किया था कि acceleration due to gravity is always negative, as its direction is always negative. Is always downward, sorry, that is why it is negative. We have to calculate the time and the distance from the ground where the stones will meet. The stones will meet, that is the collision. और collision कब होगा? जब at a particular time t, जब वो दोनों stone एक ही position पे होंगे. इसको हम देखते हैं, ये सिचुएशन को देखते हैं, पैरेलल सिचुएशन लेके. टू कार्स हैं, दो कार्स हैं, कार 1 एंड कार 2, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो हमें बताना है कब दोनों में टक्कर होगी, कब इनका एक्सीडेंट हो जाएगा. एक्सीडेंट होने के लिए 2 और 1 दोनों को एक ही पोजीशन पे आना पड़ेगा. बेशक से वो टाइम जितना मर्जी ले, लेकिन इन ऑर्डर टू हैव द एक्सीडेंट बिटवीन दीज, इन ऑर्डर टू हैव द कोलिजन बिटवीन टू दीज, in order to meet the two cars 2 and 1, they have to meet at a same position. And this is the basic concept that we are using in this question. We will equate the distances covered by them. Okay, so let the time when the both stones
will meet or they will collide. Okay, let it be T. So the distance covered by the first stone which is falling from the top of the tower, and the distance of the second stone which is projected upwards. Let us calculate both the distance. Okay, S1 and S2. So what is the value of S1? Its initial velocity is 0, so it is half AT by second equation of motion. S is to UT plus half A T square. Okay, and for this S2. Now it is not the S2, as the total height is 100 and S1 is already covered. सपोज करो ऊपर वाला स्टोन इतना डिस्टेंस मूव कर चुका है, तो ये बाकी डिस्टेंस क्या होगा? ये बाकी डिस्टेंस 100 माइनस S1 ही तो होगा. आर यू गेटिंग मी? यस, ये S1 डिस्टेंस है, तो ये बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? 100 माइनस S1. क्यों? 100 तो ये टोटल था. So 100 minus S1 is equals to UT plus half A T square by using the proper sign convention. Okay. Now S1 is coming downwards, so it must be taken as negative, and this is taken as positive. Okay. As it is moving upward, इक्वेट कर देते हैं दोनों को, वैल्यू प्लेस कर देते हैं. 100 प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 25 टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर. द टर्म्स गेट कैंसिल्ड. 100 is equals to 25 t. So the value of t is 4 seconds. Now we have calculated the time t. Let us put in any of these two equations. This is the smaller one, so I have put in the first equation, this equation. छोटी है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ. S1 is equals to half. What is the value of G? Let us take 10 here in order to simplify our calculations. And T is 16, that is 8. Minus got cancelled. S1 is equals to 80 meters. So S1 is 80 meters. This distance is 80 meters. So the collision or the stones will meet at the collision will be done at 20 meters above the ground, as this is the distance which is above the ground. So how many distance above the ground the collision is meeting? It is 100 minus S1, that is 100 minus 80, that is the 20 मीटर ऊपर collision हो जा रहा है ground से. और कब हो रहा है? at the time of 4th second में, चौथी जो सेकंड है उसके अंदर collision होगा और 20 मीटर ground के ऊपर collision हो जाएगा. By this numerical we are getting, it is an important question and don't try to mug up this question. बच्चे क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन को याद करने की कोशिश करते हैं. ये क्वेश्चन मैंने याद नहीं किया हुआ है. आई हैव इससे पहले देखा भी नहीं था मैंने इस क्वेश्चन को, अभी सॉल्व किया है. मैं आपकी पूरी एक्सरसाइज ऐसी सॉल्व करता हूँ, तो इस क्वेश्चन को याद करने की कोई सेंस नहीं है. जस्ट अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो मैकेनिक्स का, फिजिक्स का. दिस इज द पोर्शन ऑफ फिजिक्स. तो बेसिकली हमने इसमें क्या किया था, क्वेश्चन कह रहा था कि 100 मीटर का एक टावर है और एक स्टोन ऊपर से फॉल किया गया है. इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसका एक्सेलरेशन -g है, और उस स्टोन को हमने स्टोन 1 मान लिया था. वो S1 डिस्टेंस कवर करता है नीचे आने में. और एक दूसरा स्टोन है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, उसको हमने नीचे से फेंका है. उसे हमें नीचे से फेंका, उसका एक्सेलरेशन भी यही होगा. हमने क्या किया, और दोनों का हमें बताना था कि कितने टाइम पर और कहां पर वो मीट करते हैं. तो हमने सोचा कि हम S1 ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट
हमने कंसेप्ट लगाया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट का कोलिजन के लिए उनको एक ही पोजीशन पे होना चाहिए, दे शुड बी एट द सेम पोजीशन इन ऑर्डर टू कोलाइड। कंसेप्ट यही है, बेसिक क्रक क्वेश्चन का यही है कि दोनों ऑब्जेक्ट को, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कोलाइड करने के लिए एक ही टाइम पर एक ही जगह पर होना चाहिए। तो वो एक ही जगह पर कैसे होंगे, हमने इन दोनों के डिस्टेंसेस को इक्वेट कर दिया था, जो दोनों का डिस्टेंसेस है उनको इक्वेट कर दिया था, तभी तो आया था हमारा आंसर। डन? इज इट डन? टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. It is also a star question. You have to practice it before the exam. The star questions must be practiced before the exam. And this question is of higher weightage, 4, 5, 6, whatever the weightage your school is going to be. जितने मर्जी वो वेटेज का दे, वो मैक्सिमम वेटेज में ये दोनों क्वेश्चन आएंगे। 17, 18 चांसेस हैं कि आ जाएं। उनकी थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, उनका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे आपके एग्जाम में, या फिर एक दो स्टेटमेंट और डाल देगा वो, लेकिन बेसिक क्रक यही रहेगा। A ball thrown vertically up returns to the thrower after 6 seconds. The question says a ball is thrown vertically up and it returns to the thrower in 6 seconds. The velocity with which it was thrown up. We have to calculate the initial velocity in the first part. This is the time is used to 6 seconds. It is the time for whole the journey. So the time for ascent, that is when the object is moving up, will be half of this. The time of ascent is used to time of descent. What is time of ascent? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जितना टाइम वो अपनी मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए लेता है उस टाइम को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मीन्स ऊपर जाने का और डिसेंट मीन्स नीचे आने का। तो जितना टाइम उसे ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही तो टाइम उसे नीचे आने में भी लगेगा। तो यहाँ पे हमें टोटल जर्नी का टाइम 6 दिया हुआ था, तो हम यहाँ से टाइम ऑफ एसेंट निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ एसेंट कैसे? टाइम ऑफ एसेंट हो गया t dash will be 3 seconds, that is half of this. At the topmost position, the vertical velocity, the final velocity will be 0. We have to calculate the initial velocity. We know the time, we know the final velocity. We have to calculate the initial velocity, but we don't know the s. So what we can do basically is v is equals to u plus at. That is the first equation of motion. V is 0, u plus a, that is the acceleration due to gravity, it is minus g, and time is 3. So u is equals to 3g. For the simplicity of the question, I am taking g as 10. This implies u is equals to 30 meter per second. And note it down, हमें निकालना था u, तो मैंने u में कोई साइन कन्वेंशन नहीं यूज किया है, तो u हमारा बेसिकली पॉजिटिव आया। इसका मतलब कि ऊपर ही फेंका गया है, इसका मतलब ये जो हमने आंसर निकाला वो ठीक है। आप इसको एक तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हो बाय साइन कन्वेंशन। तो u आ गया हमारा 30 मीटर पर सेकेंड। मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट इज रीचेस। वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, दैट इज द डिस्टेंस s. We have to calculate the distance s by using second equation of motion, or basically you can use the third equation of motion. Is quite easy to use here, 2as. Now I am giving you a very important basic, जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए तो सच में बहुत हेल्प होएगा। जब भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, ऐसी बहुत सारी कंडीशन आती हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, बिना कुछ सोचे समझे s is equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दिया। क्यों? ये वाली टर्म तो 0 होने ही वाली है, ये वाली टर्म तो थोड़ी देर में अबॉलिश हो जाएगी, बचेगा क्या? हाफ at स्क्वायर। s is equals to हाफ at स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ज्यादातर, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आई हैव अ वेरी मच एक्सपीरियंस, और 99.99% केसेस में ये सेटिस्फाई करता है। अगर u हमारा 0 है
इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन वी शुड ट्राई टू गेट इनटू द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, अगर हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 है, देन वी कैन ट्राई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, दैट इज u स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2as। ठीक है, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, देन वी शुड यूज दिस। सो व्हेन टू यूज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जब कुछ ना लग रहा हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो। और वैसे भी ये इट इज क्वाइट अ सिंपल इक्वेशन, और 99% क्वेश्चन तो आपके इन्हीं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से ही सॉल्व हो जाते हैं और आपको कुछ और करना नहीं पड़ता। तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन में, वी हैव टू कैलकुलेट द maximum height, that is the s. So the velocity is 0, as the final velocity is 0, so that's why I am taking the third equation of motion. The initial velocity is this, and I am taking the sign of the initial velocity as positive. Okay, here it is positive because it is in the upward direction. This goes to 2a. What is a? It is minus g, and s we have to calculate. So माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, 900 है, 900 by 20, that is the s, and what will be this, that is 45 meters is equals to s, right? So our maximum height is 45 meters. Easy to solve. Moving ahead with the third part, its position after 4 seconds. देखो अब ये एसेंट में ही 3 सेकंड लग रहे हैं, तो 4 सेकंड पर इसकी हमें पोजीशन बतानी है कि क्या होगी। तो 1 सेकंड यहां से डाउनलोड यहां से कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब हम इस मोशन की बात करते हैं, टाइम इज 1 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी 0, क्यों? यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 थी और हमने मोशन का एनालिसिस यहीं से चालू किया है, तो u इज 0। हमें 4 सेकंड के लिए बात करनी थी कि आफ्टर 4 सेकंड्स क्या होगा। 3 सेकंड बॉडी ने यहीं पे कवर कर लिया, हमने देखा टॉप पर पहुंचने के लिए, और 1 सेकंड के लिए ये यहां से यहां पर मूव कर रही होगी, मूव कर रही है, ये मोशन पूरा नहीं है, कुछ कर रहा होगा, इसलिए इसको डॉटेड कर देता हूं मैं। ये थोड़ा मोशन चल रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज माइनस g एंड t इज इक्वल टू 1। हमें निकालना है s। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 99.9% केसेस में हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो ut की वैल्यू खत्म, दैट इज हाफ a, दैट इज माइनस g t स्क्वायर, हाफ माइनस 10 इंटू 1, so what will be minus 5 meters, and the minus sign shows that is in the downward direction. Yes, it is in the downward direction. We have cross checked our answer. Okay, it is negative. The negative sign shows it is in the downward direction. So what will be the position? The topmost height, this height is 45 meter and this distance it is covering is 5 meter. So the position will be 45 minus 5 meter, that is 40 meter above the ground. The position of the body at 4th second, after 4 seconds will be 40 meter above the ground. To question number 19, in what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? The buoyant force will always be in the opposite to the direction of the weight, that is in the upward direction, but the object is immersed in water. Okay, immersed in liquid, immersed in any liquid, so the buoyant force in magnitude wise, magnitude मतलब कितना उसका numerical value है, कितना है, actually the magnitude means कितना, हिंदी का वर्ड होता है कितना। आप कितना दूध लाए हो, 5 लीटर लाए हैं, आपके पास कितने पैसे हैं,
100 रुपीज है, तो जो कितना का होता है वो हमें मैग्नीट्यूड बताता है। तो जो मैग्नीट्यूड है बायंट फोर्स का और जो मैग्नीट्यूड है वेट का, वो दोनों सेम होंगे, तभी तो बॉडी इमर्स करती है। ठीक है, मैंने आपको ये वीडियो में पहले बताया हुआ है, गो थ्रू द वीडियो। Why does a block of plastic released underwater come up to the surface? ऊपर क्यों आ जाता है? By the Archimedes principle, buoyant force एक ऊपर लग रही है और वो ज्यादा अपने वेट से ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करता है, जो कि एक रिएक्शन फोर्स लगाता है by the Archimedes principle। आप इसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। Moving ahead to question number 21, the volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? Okay, let us solve this question. The volume is 20 centimeter per cube, okay, and the mass of the substance is 50 grams. So what will be the density? Density is mass over volume. Mass is 50 grams and volume is 20 centimeter cube, that is 2.5 gram per centimeter cube, and the density of water has already given to you as 1 gram per cc. The cc means centimeter cube. Okay, जनरली लिखा होता है बुक्स में ये cc वर्ड फॉर द सेंटीमीटर पर क्यूब। डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट जो है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, सो इट विल सिंक, डूब जाएगा, इट विल सिंक। ओके, क्वाइट अ इजी क्वेश्चन। The volume of a 500 gram sealed packet is, the volume is given as 350 centimeter cube, and the volume of a 500 gram, that is mass is 500. Will the packet float or sink if the density of water is 1 gram per centimeter cube? Similar, the density will be mass over volume, that is 500 by 350 gram per cc. So what will be this? That is 10 over 7, that is something greater than 1. As it is greater than 1, so it will sink. As the density of this object is greater than the density of water, so the object will sink. What will be the mass of water displaced by this packet? In order to calculate the mass of water displaced will be equal to the volume, so it will be 350 gram. Be careful of the units. Okay, we have completed the solutions of gravitation chapter, thrust and pressure, buoyancy, relative density, etc. and topics that are given in the NCERT. I will recommend you to go through this video twice or thrice as per your capability or the level of your intelligence, and read NCERT at least twice before the exams. न्यूमेरिकल्स पार्ट जो है मैंने आपको करा दिए हैं, तो गो थ्रू देम। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी जो थ्योरी है उसको एक दो बार जरूर कर लेना। आपका चैप्टर बहुत हद तक आप देखोगे कि रिड्यूस हो गया। आपको सारे क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं मैंने, और रिवाइज भी कर लेना उनको। ये वीडियो से वो रिवाइज भी हो गए हैं। होपिंग फॉर बेस्ट ऑफ योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक।